आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी लवर 99 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि स्टोरी आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। एपिसोड 8। अनन्या ने अश्वत्थ को ये बहुत ही जोर से बोला था जिसे सबने सुन लिया था। अश्वत्थ एक मोस्ट हैंडसम पॉपुलर बिजनेसमैन है जिसे हर कोई जानता है। उसके पीछे हर वक्त मीडिया वाले घुमा करते हैं। आज भी मीडिया वाले छुपकर अश्वत्थ पर नजर रख रहे थे। उन्होंने भी अनन्या की आवाज सुन ली थी। सभी मीडिया वाले अचानक की बाहर निकल आए और अश्वत्थ को घेर कर उससे सवाल करने लगे। मिस्टर राठौर, क्या सच में आप एक गे हैं? क्या यही कारण है कि आज तक आप कभी किसी लड़की के साथ दिखाई नहीं दिए? दूसरे रिपोर्टर ने भी सवाल किया, मिस्टर राठौर, आपको कब पता चला कि आप गे हैं? जब आपको पता चला था तब आपको कैसा फील हुआ था? क्या आप प्लीज हमें बता सकते हैं? ऐसे ही पता नहीं कैसे कैसे कड़वे सवाल मीडिया वालों ने अश्वत्थ से पूछा, जिसे सुनकर अश्वत्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वही इससे पहले मीडिया वाले अश्वत्थ को छू पाते, अश्वत्थ के बॉडीगार्ड तुरंत हरकत में आए और मीडिया वालों को अश्वत्थ दूर करने लगे। वही अनन्या जिसकी वजह से यह सारा फैला है। उसे अश्वत्थ की गुस्सैल आंखें देखकर बहुत डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मॉन्स्टर उसे क्यों घूर रहा है। अनन्या ने कस के आर्यन का हाथ पकड़कर हकलाते हुए अश्वत्थ से पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों घूम रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? उसकी यह बात सुनकर तो अश्वत्थ के दिल में आग लग गई और वो सोचने लगा कि यह लड़की उसकी जिंदगी बर्बाद करके उससे ही पूछ रही है कि क्या उसने कुछ कर दिया है। अश्वत्थ ने अपने दोनों हाथों को जेब में डाल लिया और बहुत ही रौबदार आवाज में मगर गुस्से से बोला, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? जो भी हो इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। इतना कह के वह अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। यह देख अनन्या डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगी। तभी आर्यन अचानक दोनों के बीच में आकर डरते हुए अश्वत्थ से बोला, भाई, लिटिल बेब मॉम मेरी तरह भोली भाली सी बच्ची है। उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया, उन्हें माफ कर दीजिए प्लीज, आखिरकार वह आपकी फ्यूचर वाइफ है। आर्यन ने भी यह बात बहुत ही तेज आवाज में बोली थी जिसे मीडिया वालों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। और ये सुनकर हड़कंप मच गया को अश्वत्थ राठौर की शादी होने वाली है। मीडिया वालों ने फिर से सवाल पूछना शुरू कर दिया। मिस्टर राठौर, क्या आप इस प्रॉब्लम को छुपाने के लिए एक मासूम लड़की की बलि चढ़ा रहे हैं? आप उससे शादी करके दुनिया वालों को क्या बताना चाहते हैं कि आप एक नॉर्मल है? अश्वत्थ गुस्से से मीडिया वालों की तरफ देखकर अगस्त से कहा, शाम तक मुझे सारा मिस साफ चाहिए और जिसने भी मुझ पर सवाल उठाया है उन्हें उनका जवाब अच्छे से देना। अगस्त अपना सर हिलाकर अश्वत्थ से बोला, अश्वत्थ, यहाँ से चलो, इस भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया है और इन मीडिया वालों को भी हर जगह आना होता है। अश्वत्थ अपनी जलती हुई निगाहों से अनन्या और आर्यन को देखते हुए कार में बैठ गया। उसके कार में बैठते ही अहम अपना गला साफ करके आर्यन और अनन्या से बोला, तुम दोनों भी कार में बैठो। यह सुनकर अनन्या खिड़की से अश्वत्थ के डरावने चेहरे को देखकर हक लाते हुए बोली, मैं इस मॉन्स्टर के पास नहीं बैठूंगी। जब देखो गुस्सा करता रहता है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, सिर्फ गे ही तो बोला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अनन्या अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। अहम को समझ नहीं आया कि वो क्या करें, तो उसने हाथ जोड़ते हुए विनती की, प्लीज मान जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस मॉन्स्टर की आधी प्रॉपर्टी आपको दिलाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। प्रॉपर्टी का नाम सुनकर आर्यन और अनन्या की आंखें चमकने लगी। 2 सेकंड के अंदर ही दोनों कार में मौजूद थे। यह देख हंस और अगस्त को पता चल गया कि यह दोनों बच्चे बड़े ही लालची हैं। अंश एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, अभी तक तो मुझे आर्यन से ही अपनी चीजों को छुपा कर रखना पड़ता था, अब मुझे अनन्या से भी छुपा के रखना पड़ेगा। दोनों बड़े ही लालची है, कहीं ये मेरी प्रॉपर्टी भी धोखे से अपने नाम न करवाकर मुझे घर से निकाल दे, नहीं तो घर का नौकर तो बना ही देंगे। उसकी बात सुनकर अहम और अगस्त भी डर गए। अगस्त अपने सर पर हाथ रख के बोला, मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं अनन्या को अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिलवाऊंगा, वरना डैड जो अपनी प्रॉपर्टी मुझे देने वाले थे, क्या पता यही उसे हड़प ले। वही कार के अंदर का माहौल बहुत डरावना था।
अश्वत्थ दांत पीस कर हुए अपने ड्राइवर से बोला, कार स्टार्ट करो या तुम्हारे लिए भी मैं एक मुहूर्त निकलवाऊं। अश्वत्थ ने इतने डरावने तरीके से कहा था कि ड्राइवर अपने पसीने पोंछते हुए कार स्टार्ट करने लगा, मगर उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। मगर जैसे ही कार स्टार्ट हुई, ड्राइवर ने कार को फुल स्पीड में दौड़ा दी। वही अश्वत्थ ने देखा आर्यन और अनन्या उसके अगल बगल बैठे खिड़की की तरफ देख रहे हैं। तभी उसके पास एक कॉल आया। जैसे ही उसने स्क्रीन पर शो हो रहे नाम देखा, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने फोन उठाकर रूड वॉइस में पूछा, कहिए किस लिए फोन किया है आपने? तो दूसरी तरफ से अश्वत्थ के पिता थोड़े गुस्से से बोले, यह मैं न्यूज पर क्या देख रहा हूँ, ये सब तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, और यह शादी, तुम शादी भी कर रहे हो और हमें बताया तक नहीं। अपने डैड की बात सुनकर अश्वत्थ कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसने देखा अनन्या और आर्यन दोनों ही कान लगाकर उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। ये देख उसने उन्हें इग्नोर करके रौबदार आवाज में अपने डैड से कहा, मिस्टर राठौर, बेहतर होगा कि आप मेरी जिंदगी से दूर रहें और अपने परिवार को भी मुझसे दूर रखें। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, यह मेरी प्रॉब्लम है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और अनन्या और आर्यन घूरते हुए चीढ़ कर बोला, कान लगाकर क्यों सुन रहे हो, आकर सीधा मेरे सीने पर बैठ जाओ या फिर सर पर ही बैठ जाओ। तुम दोनों का इतना बड़ा हंगामा करके मन नहीं भरा जो मुझे परेशान कर रहे हो। उसकी डांट सुनकर आर्यन और अनन्या मुंह फुलाकर कोने में दुबक गए। अश्वत्थ से डर तो लग रहा था, पर वह दोनों भी अपनी हरकतों से मजबूर थे। कुछ वक्त बाद अश्वत्थ की कार उसके ऑफिस के सामने रुकी। जैसे ही कार से अश्वत्थ, अनन्या और आर्यन उतरे, मीडिया वालों ने फिर से उन्हें घेर लिया, पर बॉडीगार्ड्स पहले से ही तैयार थे। उन्होंने तुरंत मीडिया वालों को अश्वत्थ से दूर कर दिया। पर अनन्या मीडिया वालों को देखकर खुश होते हुए बोली, मॉन्स्टर, तुम तो बड़े अमीर लगते हो, कितने सारे मीडिया वाले तुम्हारी फोटो खींच रहे हैं, तुम तो फेमस हो गए। काश मैं भी फेमस होती है, पर मैं तो गरीब हूँ। कोई बात नहीं, जब मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी मिलेगी मैं भी ऐसे ही फोटो खिंचवाऊंगी। अश्वत्थ जाते हुए बिना किसी भाव के बोला, और इतना फेमस तुमने ही मुझे किया है। इतना कहते ही वो अंदर चला गया। उसके रूड बिहेवियर को देखकर अनन्या और आर्यन का मुंह बन गया। फिर दोनों ही अश्वत्थ के पीछे भाग गए। वही दूसरी तरफ अश्वत्थ के घर में हंगामा मचा हुआ था। राठौर विला में अश्वत्थ के डैड सुमित जी अपने पिता विनोद जी से गुस्से में बोले, डैड, आप लोग ने हो उसे सर पर चढ़ाकर बिगड़ा है। वो अभी मुझसे जैसे बात कर रहा था, क्या उसे जरा सी भी तमीज नहीं है कि अपने पिता से कैसे बात करते हैं? उनकी बात सुनकर अश्वत्थ के बड़े पापा यानी कृष्ण जी बोले, हाँ डैड, और ये मीडिया वाले अश्वत्थ को गे के रहे हैं और उसकी शादी की खबर भी हर जगह आग की तरह फैल रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। अपने बेटों की बात सुनकर अश्वत्थ के दादाजी बोले, वो सालों पहले घर छोड़ के चला गया था, आज तक उसने किसी से भी बात नहीं की, बता नहीं वो मुझसे बात भी करेगा या नहीं। खैर, मैं उसके ऑफिस जाकर देखता हूँ, शायद वो मुझसे मिल ले। इतना कहकर वो अपनी छड़ी के सहारे बाहर की तरफ जाने लगे। पर अश्वत्थ के डैड इस वक्त बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें अश्वत्थ का रूड बिहेव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वही अश्वत्थ आते ही अपने काम में लग गया था, पर बार बार हर कोई उसे फोन करके परेशान कर रहा था, इसलिए उसने गुस्से से फोन को जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से बोला, अनन्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वो ये बोला ही था कि तभी अश्वत्थ के कैबिन में एक उसके ही हम उम्र का लड़का आया, पर वो अश्वत्थ को गुस्से में देखकर डर गया। उसने थोड़ा डरते हुए कहा, भाई। उस लड़के की आवाज सुनकर अश्वत्थ उसे गुस्से से देखने लगा, तो वो लड़का जल्दी से सोफे के पीछे छुपकर बोला, भाई, आपने मुझे अनन्या के बारे में पता करने को कहा था, तो मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। उस लड़के के इतना कहते ही अश्वत्थ शांत हो गया। उसने उस लड़के को आगे बोलने का इशारा किया और खुद किसी राजा की तरह कुर्सी पर बैठ गया। वो लड़का अश्वत्थ के मामा का बेटा वेद है, जिसका खुद का बिजनेस है, पर वो फिर भी अश्वत्थ का पीए बनकर रहता है। ऐसा क्यों है, बाद में पता चलेगा। वेद ने अपना गला साफ करते हुए बताना शुरू किया, उसका पूरा नाम अनन्या खुराना है,
वो खुराना कंपनी की मालकिन है, लेकिन उसकी माँ के मौत के बाद पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एक इंटेलिजेंट और बोल्ड लड़की से एक डरपोक और बेवकूफ लड़की बन गई। उसकी माँ के मरने के बाद वो कभी स्कूल भी नहीं गई। कुल मिलाकर उसने केवल 12 तक ही पढ़ाई की है। ये सुनकर अश्वत्थ की आंखें छोटी हो गई। उसने कुछ सोचते हुए पूछा, और ऐसा क्यों है? क्या वो पढ़ना नहीं चाहती या बात कुछ और है? उसके सवाल का जवाब देते हुए वेद गहरी सांस लेकर अफसोस से बोला, ये सब उसकी सौतेली माँ के कारण हुआ है। उसने कि अनन्या को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उसकी बात सुनकर अश्वत्थ कुछ देर तक शांत रहा, पर अचानक ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो अपने पैरों को हिलाते हुए ठंडी मुस्कान के साथ बोला, वेद, अनन्या का एडमिशन अपने कॉलेज में कराओ और मेरे होने वाली सासू माँ से मिलने की तैयारी करो। सभी को बता दो कि हम शाम को ही उनसे मिलने जाएंगे। अश्वत्थ की बात सुनकर वेद ने अपना पसीना पोंछा और खुश होकर बाहर निकल गया। वेद खुश था कि उसका खड़ूस भाई शादी करने वाला है, फिर उसके बाद वो भी गर्लफ्रेंड बना सकता है। उसके जाते ही अश्वत्थ के चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन आ गए। वो मुस्कुराते हुए बोला, सासू माँ, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। इतना कहकर वो अपना काम फिर से करने लगा। वही अनन्या उछलते कूदते हुए सीढ़ियों से जा रही थी, क्योंकि उसे लिफ्ट से जाना पसंद नहीं था। अनन्या ने ऊपर चढ़ते हुए जैसे ही लास्ट सीढ़ी पर पैर रखा, तभी किसी ने उसे धक्का दे दिया और वो नीचे की तरफ गिरने लगी। आर्यन, जो काफी नीचे खड़ा था, जैसे ही उसकी नजर अनन्या पर पड़ी, वो डरते हुए जोर से चिल्लाया, बेब मॉम। उसकी आवाज सुनकर सबने अनन्या को देखा तो वो सभी भी घबरा गए। एपिसोड 9, सासू माँ होने वाले दामाद का स्वागत नहीं करेंगी। अनन्या को गिरते देखकर आर्यन की धड़कनें रुक गई, क्योंकि अनन्या अगर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती तो उसे बहुत ही ज्यादा चोट लग सकती थी। वही अनन्या जैसे ही नीचे गिरने लगी, चीख की जगह उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी। पर वो नीचे गिर पाती उससे पहले ही किसी ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अनन्या सीधा उस इंसान के सीने से जा लगी। उस इंसान ने अनन्या को खुद से दूर करके घबराते हुए पूछा, लिटिल बेब, क्या आप ठीक हो? आपको चोट तो नहीं लगी? पर अनन्या को तो जैसे होश ही नहीं था, वो अभी अभी बड़बड़ा रही थी। मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। उस इंसान ने जब देखा कि अनन्या कुछ कह रही है तो वो अपने कान लगाकर सुनने लगा, मगर जैसे ही उसने अनन्या की बात सुनी वो चौंक गया। उसने हैरान होकर कहा, लिटिल बेब, आप तो सच में पागल है, पर चलो, कम से कम जब तक भाई के पास पैसे हैं तब तक आप उनके साथ तो रहोगी। इतना कहकर वेद हंसने लगा। ये वेद ही था जिसने अनन्या को बचाया था। वेद अश्वत्थ के कैबिन से निकलकर जब 10 फ्लोर पर पहुंचा तो उसने अनन्या को सीढ़ियों के पास देखा तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर जब उसने अनन्या को गिरते देखा तो उसने दौड़कर उसे बचा लिया। वेद की हंसने की आवाज सुनकर अनन्या होश में आई, पर अचानक ही उसने वेद के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। पर जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है तो वो डरते हुए नीचे खड़े आर्यन को देखने लगी। नीचे खड़ा आर्यन, जो कब से वेद को अनन्या के पास देखकर जल रहा था, उसने जब अनन्या को खुद की तरफ देखते देखा तो भागते हुए उसके पास पहुंच गया। आर्यन के आते ही अनन्या उसके पीछे छिपकर वेद को देखने लगी। वैसे भी वो इतनी बेवकूफ है कि कोई भी उसे लॉलीपॉप का लालच देकर भी किडनैप कर सकता है। इतना कहकर उन्होंने रिया की तरफ देखा जो अपने नेल पेंट कर रही थी। फिर उन्होंने अरुण को देखा जो उनकी बेटी के पैर दबा रहा था। ये देखकर वो कुटिल मुस्कान के साथ मन में बोली, मुझे उस पागल लड़की को ढूंढना ही होगा, वरना मेरी बेटी की ये अमीरी वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी। सारी प्रॉपर्टी तो उस पागल के नाम है। अगर वो नहीं आई तो अरुण रिया को न छोड़ दे, फिर मेरी बेटी को ऐसा नौकर पति कहाँ से मिलेगा। धीरे धीरे शाम हो गई। तभी वेद कैबिन में आकर अश्वत्थ से बोला, बॉस, दादाजी आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते। गई। दादाजी का नाम सुनकर अश्वत्थ के भाव बदल गए। उसने एक नजर आर्यन और अनन्या को देखा जो उसका टेबलेट छीना कर उसमें गेम खेल रहे थे। फिर वो वेद से सर्द आवाज में बोला, उनसे कह दो मेरे पास वक्त नहीं है।
और अगर वो फिर भी मुझसे मिलना चाहते हैं तो उनसे कह दो अपॉइंटमेंट लेकर आए। इतना कहकर वो फिर से अपना काम करने लगा। तभी उसे कुछ याद आया तो वो वेद को रोकते हुए बोला, रुको, ओल्ड मिस्टर राठौर को भेजने के बाद सभी को तैयार कर लेना, हम मेरी होने वाली सासू माँ से मिलने जाएंगे। उसकी बात सुनकर वेद खुशी से केबिन के बाहर चला गया। नीचे जाकर उसने अपने दादाजी से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, दादा। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही दादाजी उसे रोकते हुए अश्वत्थ को कॉल करने लगे। शायद उन्हें वेद क्या बोलने वाला है ये पता था। फोन कनेक्ट होते ही दादाजी गुस्से से बोले, अश्वत्थ, ये क्या हरकत है? क्या तुम बड़ों की इज्जत करना भूल गए हो? तुम बार बार मुझे बेइज्जत कर रहे हो। तभी दूसरी तरफ से अश्वत्थ आलस भरी आवाज में बोला, ओल्ड मिस्टर राठौर, जब आपको पता है कि आपकी इज्जत बार बार यह आने से घट रही है तो फिर आप क्यों यह मुंह उठाकर आ जाते हैं? अश्वत्थ की कड़वी बात सुनकर दादाजी दांत पीसते हुए बोले, जब भी मुंह खोलते हो जहर ही निकलता है। अब चुपचाप ये बताओ, मेरी बहू को कब घर का रहे हो? ये सुनकर अश्वत्थ ने अनन्या की तरफ देखकर जवाब दिया, बहुत जल्द। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कुछ वक्त बाद ऑफिस के बाहर कई सारी गाड़ियां खड़ी थी। अश्वत्थ, अनन्या और आर्यन एक कार में थे। अहम, अगस्त, वेद और अंश दूसरी कार में थे। बाकी गाड़ियों में बॉडीगार्ड्स थे। सभी कारें अपनी मंजिल की ओर निकल गई। आधे घंटे बाद सभी कार खुराना मेंशन के बाहर खड़ी थी। एक एक कर सभी बॉयज कार से बाहर निकलकर खड़े हो गए। फिर सभी ने अपने आंखों पर चश्मा लगाया और बड़े ही एटीट्यूड के साथ अंदर जाने लगे। तभी अनन्या आसपास के एरिया को देखते हुए बोली, ये घर जाना पहचाना क्यों लग रहा है, जैसे मैं यहाँ पर पहले भी आई हूँ। उसकी बात सुनकर सभी बॉयज अपनी जगह पर रुक गए। अंश हंसते हुए बोला, बेव, ये घर आपका ही है। ये सुनकर अनन्या डर गई क्योंकि वो घर वापस नहीं जाना चाहती थी। अचानक ही वो जमीन पर लेट गई और हाथ पैर पटकते हुए बोली, मुझे नहीं जाना। उसे देखकर आर्यन भी जमीन पर लेट के बोला, बेब, मॉम को नहीं जाना तो मुझे भी नहीं जाना। पर किसी ने भी उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया और घर के अंदर चले गए। अंदर लीला जी कुछ कर रही थी। तभी अश्वत्थ रौबदार आवाज में बोला, होने वाली सासू माँ, आपका दामाद घर आया है, स्वागत नहीं करेंगी। एपिसोड 10। आप जिससे बात कर रही है वो अनन्या अश्वत्थ सिंह राठौर है। लीला जी जो कुछ कर रही थी, किसी की आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो देखती ही रह गई, क्योंकि उन्होंने आज तक एक साथ इतने हैंडसम लड़कों को नहीं देखा था। उन सब को देखते ही लीला जी ही नहीं बल्कि रिया भी कहीं खो गई। वही हमारे सभी बॉयज है ही इतने हैंडसम और हॉट की कोई भी उन्हें देखकर खो जाए। लड़कियां तो मरती है इन सब पर। अश्वत्थ इस वक्त बीच में खड़ा था। उसके लेफ्ट साइड अहम और अंश थे और लेफ्ट साइड अगस्त और वेद। सभी बॉयज बड़े ही स्टाइल से चलते हुए जाकर सोफे पर बैठ गए। तभी लीला जी और रिया को होश आया। रिया अश्वत्थ को अपनी ललचाई नजरों से देखते हुए शर्मा कर बोली, आप लोग कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? उसकी बात सुनकर अश्वत्थ को छोड़कर सभी बॉयज उसकी तरफ देखने लगे। उसे देखकर अपना मुंह बनाते हुए अगस्त वेद के कान में बोला, पहली बार किसी डायन को शर्माते हुए देख रहा हूँ। उसकी बात सुनकर वेद हंसने लगा तो सभी उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। ये देख वेद अपनी हंसी रोक कर बोला, वो डायन। वो इतना ही बोला था कि अगस्त उसका मुंह बंद करके अश्वत्थ से बोला, हम यह जिस काम से आए हैं उसके बारे में बात करें। इतना कहके के बाद वो वेद के कान में दांत पीसते हुए धीरे से बोला, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, बस बाहर मिल तू। वेद भी उसे मुक्का दिखाते हुए बोला, मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रही है, हुआ। वो दोनों भले ही धीरे से बोल रहे थे पर उनकी आवाज हर कोई सुन पा रहा था। तभी पूरे हॉल में एक डरावनी आवाज गूंजी जिसे सुनकर सब डर गए। अश्वत्थ जो चुपचाप बैठा था वो अगस्त और वेद की बातें सुनकर गुस्से से बोला, शट अप, अगर आगे तुम दोनों के मुंह से एक भी आवाज निकली तो मैं तुम दोनों की शादी इसी डायन से करा दूंगा। उसकी धमकी सुनकर बेचारे दोनों डर गए। वही लीला जी ने कंफ्यूज होकर अश्वत्थ से पूछा, कौन डायन?
तो अश्वत्थ उनकी बातों को इग्नोर करके अपनी सर्द आवाज में उनसे बोला, मुझे नहीं पता था कि खुराना परिवार अपने होने वाले दामाद का ऐसे स्वागत करता है। इतना कहकर उसने अपना एक पैर सामने रखी टेबल पर रख दिया और दूसरे पैर पर अपने हाथ रखकर टैप करने लगा। अश्वत्थ का स्टाइल ही कुछ ऐसा था कि हर कोई उसे देखकर मोहित हो जाया था। रिया और लीला जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लीला जी ने पहले दामाद शब्द पर ध्यान नहीं दिया था, पर इस बार उन्होंने दामाद शब्द साफ साफ सुन था। उन्होंने हैरान होकर अश्वत्थ से पूछा, दामाद आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अंश बड़े ही एटीट्यूड से बोला, हम आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं, आपने भाई का तो बताइए, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है। इतना कहने के बाद उसने अश्वत्थ की तरफ इशारा किया। वही उसकी बात सुनकर लीला जी और रिया शॉक हो गई, पर अगले ही पल दोनों खुश हो गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लोग रिया की बात कर रहे हैं। लीला जी तो इतनी खुश हो गई थी कि वो खुशी से नाचने लगी। उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उन्हें अश्वत्थ एक अमीर लड़का लग रहा था। लीला जी रिया को आगे करके बोली, जी अगर आप लोग मेरी रिया से बात करना चाहते हैं तो कर लीजिए, तब तक मैं मुंह मीठा करने के लिए कुछ लाती हूँ। इतना कहकर वो बिना किसी की बात सुने सीधा किचन में चली गई। वही अंश, अहम, वेद और अगस्त अपना मुंह खोले उन्हें देखते ही रह गए। तभी रिया अश्वत्थ को देखकर शर्माते हुए बोली, देखिए न, हम शादी करने वाले हैं, पर अभी तक मुझे आपका नाम भी नहीं पता। और वो इसके आगे कुछ बोलती तभी अहम उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, रुको रुको, हम यहाँ अपने बॉस का रिश्ता एक लड़की के लिए लाए हैं, ना कि किसी डायन के लिए। बड़ी आई, अभी तक तो मुझे आपका नाम भी नहीं पता कहने वाली हूँ। हाँ। इतना कहने के बाद वो मुंह बनाने लगा। वही उसके मुंह से अश्वत्थ के लिए बॉस सुनकर रिया चौंक गई, मगर फिर बड़े ही घमंड से अहम को उंगली दिखाते हुए बोली, तो तुम मेरे होने वाले हस्बैंड के नौकर हो, तुम्हारी हिम्मत भी जैसे हुई अपनी लेडी बॉस यानी मेरी बेइज्जती करने की। चलो मेरे पैरों में गिर के माफी मांगो। रिया तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे अश्वत्थ उसके प्यार ने पागल हो और वो अभी ही रिया से शादी कर लेगा। वही रिया की बात सुनकर सभी बॉयज के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। अश्वत्थ ने अचानक ही बगल में रखा फ्लावर वास उठाकर रिया के ऊपर फेंक दिया। फिर उसे अपनी लाल आंखों से देखते हुए रौबदार आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की बेइज्जती करने की। अश्वत्थ सिंह राठौर ने ये अधिकार आज तक किसी को नहीं दिया। और क्या कहा तुमने? वो तुम्हारे पैरों में गिर के माफी मांगे। इतना कहकर वो खतरनाक तरीके से हंसने लगा। फिर अचानक ही रिया को अपनी जानलेवा नजरों से देखते हुए आगे बोला, तुम्हारी औकात तो मेरे नौकर के जूते साफ करने की भी नहीं है। और क्या तुमने अपनी ये घटिया शक्ल देखी है कभी, जिस पर सिर्फ पेंट लगा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम जैसी घटिया लड़की से शादी करूंगा? अश्वत्थ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रिया का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसे अश्वत्थ से इतना डर लग रहा था कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अंश ने भी गुस्से से कहा, तुम डायन कही की, चुड़ैलों की वंशज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डार्लिंग को कुछ भी कहने की? इतना कहकर वो अहम को देखकर बोला, हे डार्लिंग, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू। इतना कहकर उसने अहम के गालों पर किस कर लिया। अंश की हरकत देखकर रिया हैरान हो गई, पर बाकी बॉयज को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अंश उन सब के साथ भी ऐसे ही बिहेव करता था। अहम अंश को खुद से दूर करके चिढ़ते हुए बोला, दूर हटो मुझसे, और तेरी इसी हरकतों के कारण लोग तेरे साथ साथ हम सभी को भी गे समझते हैं। आगे कोई कुछ कहता तभी उन सब को किचन से लीला जी की चिल्लाने की आवाज आई। वही किचन में जैसे ही लीला जी किचन में पहुंची, उन्होंने देखा किचन का सारा सामान बिखरा हुआ है। जब उन्होंने आगे बढ़कर देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने देखा कि अनन्या किसी लड़के के साथ जमीन में बैठकर मिठाई और आइसक्रीम खा रही थी। ये देख वो गुस्से से चिल्लाई, अनन्या आ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अनन्या और आर्यन डर गए। अनन्या के हाथ से तो आइसक्रीम छूटकर जमीन पर गिर गई। ये देख आर्यन ने उससे पूछा, लिटिल बेब मॉम, ये चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत कौन है?
तो अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर डरते हुए धीरे से कहा, लिटिल देवर, भागो वरना ये हमें मारेगी। इतना कहकर वो आर्यन को लेके किचन से बाहर भाग आई। अनन्या लीला जी से इतना इसलिए डरती है क्योंकि वो हमेशा उसे छोटी छोटी बात पर मारती थी। बाहर निकलकर अनन्या और आर्यन ने जैसे ही अश्वत्थ को देखा, दोनों की ही आंखें चमकने लगी। दोनों ने आओ न देखा ताव सीधा अश्वत्थ की गोद में बैठ गए। आर्यन अश्वत्थ के गले में हाथ डालकर बोला, भाई वो औरत हमें डरा रही है। इतना कहकर उसने किचन की तरफ इशारा किया जिधर से लीला जी गुस्से से आ रही थी। अनन्या उन्हें देखकर एक बार फिर से डर गई। वो अश्वत्थ से चिपककर रोते हुए बोली, मॉन्स्टर, मुझे बचा लो वरना तुमसे शादी कौन करेगा। देखो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी लेने के बाद तुम्हें घर से नहीं निकलूंगी। मैं तुम पर रहम खाकर तुम्हें अपना मेड बना लूंगी। पहले तो उसे रोता हुआ देखकर अश्वत्थ को लीला जी पर गुस्सा आ रहा था, पर जैसे ही उसने अनन्या की बात सुनी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने कस के अनन्या की कमर को पकड़कर खुद के करीब कर लिया और गुस्से से लीला जी को देखने लगा। लीला जी आकर अश्वत्थ के पास खड़ी हो गई। उन्होंने अनन्या को अश्वत्थ से दूर करते हुए कहा, अनन्या बेटा दूर हटो, देखो ये रिया के होने वाले हस्बैंड है। लीला जी ने ये सब बहुत ही प्यार से कहा था क्योंकि वो चिल्लाकर या गुस्सा करके अश्वत्थ के सामने अपनी इमेज को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वही अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर अनन्या शॉक होकर अश्वत्थ को देखने लगी। मगर अगले ही पल पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने अश्वत्थ के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ कर लिया और उसके होठों को चूमने लगी। उसकी इस हरकत से सभी शॉक हो गए, तो वही आर्यन खुशी के मारे सीटी बजाने लगा। अश्वत्थ को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अनन्या कुछ ऐसा करेगी। वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, मगर उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी और हाथ भी थोड़े कांपने लगे थे। अनन्या के स्पर्श से वो बहकने लगा था, उसके अंदर का गुस्सा भी जैसे कहीं एकदम से गायब हो गया था। 2 मिनट बाद अनन्या अश्वत्थ से दूर होकर लीला जी से बोली, ये मेरा सुहाग है और अगर आप मेरे सुहाग को मुझसे दूर कर देंगी तो मैं अधूरी हो जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो अश्वत्थ के होठों पर हाथ रख के आगे बोली, मैंने मेरे सुहाग के होठों पर अपनी छाप छोड़कर ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ मेरे हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी मेरी है। अनन्या ने प्रॉपर्टी शब्द को छोड़कर बाकी का डायलॉग सीरियल से सीखा था, तो उसने आज ये डायलॉग अश्वत्थ के ऊपर इस्तेमाल कर लिया। पर अनन्या को अंदाजा नहीं था कि उसकी बात सुनकर सभी अपना मुंह खोले उसे देख रहे थे, यहाँ तक कि अश्वत्थ भी। वही अनन्या लीला जी को गुस्से से देखते हुए मन में बोली, मैं मेरी प्रॉपर्टी किसी को नहीं ले जाने दूंगी, वो सिर्फ मेरी और लिटिल देवर की है। हुआ लीला जी को जैसे ही होश आया, उन्होंने अनन्या से गुस्से से कहा, अनन्या पागल। वो आगे बोलती उससे पहले ही अश्वत्थ उन्हें गुस्से से देखते हुए सर्द आवाज में बोला, आवाज नीचे। आपको याद रहना चाहिए कि आप जिससे बात कर रही है वो मिसेज अनन्या अश्वत्थ सिंह राठौर है। कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़ जाए। अश्वत्थ का ओरा इस वक्त इतना डरावना था कि रिया और लीला जी कांपने लगी। अचानक ही अश्वत्थ के साथ साथ बाकी सब भी खड़े हो गए। अश्वत्थ अपने चेहरे पर खतरनाक मुस्कान लाकर बड़े ही स्टाइल से बोला, सासू माँ, अश्वत्थ सिंह राठौर ने अपने फैसले कभी अपने परिवार से भी पूछ कर नहीं लिए और ना ही मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने आया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए यह आया हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि मुझे दहेज में मेरी बीवी की पूरी जायदाद चाहिए। इतना कहने के बाद वो अपने कोट के बटन लगाते हुए आगे सर्द आवाज में बोला, मेरा वकील आ जाएगा और हाँ, दहेज को लेकर मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, सब कुछ चाहिए मुझे, पर अगर आप कुछ और भी देना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और बाहर चला गया। अश्वत्थ की बात सुनकर लीला जी को जैसे सदमा ही लग गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अमीर लड़का उनकी बेटी से नहीं बल्कि अनन्या जैसी पागल लड़की से शादी करना चाहता था। तभी अगस्त भी बाहर जाते हुए बड़े ही एटीट्यूड से बोला, हम सभी बहुत लालची है तो दहेज में कमी मत रखना वरना हम सब छीन लेंगे। उसके जाते ही लीला जी धम से जमीन पर बैठ गई। वही बाहर पहुंचते ही सभी बॉयज चौंक गए। अश्वत्थ गुस्से से चिल्लाया, अनन्या और आर्यन मेरे सामने आओ।
अश्वत्थ ने ये सब बहुत ही गुस्से से कहा था, जिसे देखकर अनन्या और आर्यन डर गए। एपिसोड 11 सुपर बेब इज हियर। अश्वत्थ के चिल्लाने से अनन्या और आर्यन डर गए। वो दोनों ही अहम के पीछे जाकर छुप गए और फिर अपनी मुंडी निकालकर अश्वत्थ के डरावने चेहरे को देखने लगे। वही उन दोनों को अपने सामने न आता देखकर अश्वत्थ के बार फिर से गुस्से में बोला, अगर तुम दोनों मेरे सामने नहीं आए तो मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर दोनों बच्चे डरते हुए बाहर आ गए और अश्वत्थ के सामने अपना सर झुकाकर खड़े हो गए, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती की हो। अगस्त अश्वत्थ का हाथ पकड़कर बोला, अश्वत्थ क्यों गुस्सा कर रहे हो, दोनों बच्चे हैं अभी। उसकी बात सुनकर अश्वत्थ उसे अपनी डरावनी नजरों से देखने लगा तो अगस्त तुरंत डर के पीछे हो गया और फिर हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो कब से चुप था, इस अंश ने ही मुझे ये कहने के लिए कहा है। इतना कहकर वो अंश की तरफ इशारा करने लगा तो अंश हड़बड़ाते हुए बोला, खन खजूरे, मैंने ऐसा जब कहा। तभी अहम उन दोनों को चुप कराते हुए बोला, चुप करो दोनों, वरना तुम दोनों की ही शादी मैं उस डायन रिया से करा दूंगा। ये सुनकर अंश डरते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जो मेकअप के नाम पर चेहरे पर एशियन पेंट लगाकर घूमती हो। उन लोगों की बकवास सुनकर अश्वत्थ का दिमाग खराब हो रहा था। उसने एक अजीब सा लुक अपने गार्ड्स को दिया तो उसके 3 गार्ड्स ने आकर अहम, अंश और अगस्त का मुंह बंद कर दिया। ये देखकर अश्वत्थ ने फिर आर्यन से सर्द आवाज में पूछा, ये सब क्या है। इतना कहकर वो अपनी कार को देखने लगा जो पंचर थी, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि अनन्या और आर्यन ने हो किया था, क्योंकि वो दोनों अश्वत्थ से गुस्सा थे। तभी आर्यन अपनी तिरछी नजरों से अनन्या को देखने लगा तो अनन्या उसे आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करने लगी, जिसे अश्वत्थ भी साफ देख पा रहा था। उसने अपनी आंखें छोटी करके पूछा, ये क्या इशारे हो रहे हैं। उसका सवाल सुनकर अनन्या डर के मारे आर्यन के पीछे छिप गई। फिर अपना सर किनारे से निकालकर अश्वत्थ से मुंह बनाकर बोली, पैसे के भूखे इंसान, क्या आप ये पंचर भी सही नहीं करवा सकते? बस हमें डांटना है। ठीक है ठीक है, इसके उधार मेरे खाते में लिख लेना, जब आपकी प्रॉपर्टी मेरी होगी तब मैं उधर चुका दूंगी। अनन्या का साथ देते हुए आर्यन भी मुंह बनाकर बोला, भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने लालची भी हो सकते हैं। क्या आप इस पंचर के पैसे हमसे लेना चाहते हैं? इतना कहकर वो रोनी सूरत बनाकर अनन्या को देखते हुए आगे बोला, लिटिल बेब मॉम, हम गरीब है इसलिए भाई हमें परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर अनन्या गुस्से से अश्वत्थ को देखने लगी, मगर अश्वत्थ की लाल आंखें देखकर वो फिर से डर गई और कस के आर्यन का हाथ पकड़ लिया। वही उसे खुद से डरता देखकर अश्वत्थ के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। वो धीरे धीरे अनन्या और आर्यन की तरफ बढ़ने लगा तो आर्यन और अनन्या डर के मारे पीछे जाने लगे। अश्वत्थ अपने लंबे लंबे कदमों से उन दोनों के पास पहुंचकर दोनों के ही हाथ पकड़कर अंश, वेद, अहम और अगस्त से बोला, राठौर मेंशन। इतना कहते ही उसने अनन्या और आर्यन को जबरदस्ती दूसरी कार में ठूंस दिया और फिर खुद भी बैठ गया। अश्वत्थ ने उन दोनों का हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसे पता था आर्यन राठौर मेंशन का नाम सुनकर खुद भी भाग जाएगा और अनन्या को भी अपने साथ ले जाएगा। वही अश्वत्थ के जाने के बाद अगस्त अपने होश में आते हुए बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, अश्वत्थ राठौर मेंशन जा रहा है, ये चमत्कार कैसे हो गया है। उसकी बात सुनकर वेद भी हैरानी से बोला, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, एक मिनट, कहीं भाई लिटिल बेब को तो सबसे मिलने नहीं ले जा रहे हैं। ये सुनकर अहम खुश होकर बोला, फिर तो तमाशा देखने में मजा आएगा, क्या पता वहाँ बॉस को डांट पड़ती हुए हो देखने को मिल जाए। अंश ने तो किसी का इंतजार भी नहीं किया और सीधा कर में बैठ गया और खिड़की से मुंडी निकालकर उन तीनों से बोला, जल्दी चलो वरना पिक्चर मिस हो जाएगी। सिर्फ ये तीनों ही नहीं बल्कि सभी बॉडीगार्ड्स भी तमाशा देखने के लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि जब भी अश्वत्थ अपने परिवार से मिलता था तो उन सभी को एक अच्छा तमाशा देखने को मिलता था। कुछ वक्त बाद सभी की कार रॉकेट की स्पीड से राठौर मेंशन के लिए निकल गई। वही अश्वत्थ की कार अभी कुछ ही दूरी पर पहुंची थी कि तभी उसके बॉडीगार्ड्स की कार रॉकेट की स्पीड से उसके कार को ओवरटेक करके निकली। ये देखकर आर्यन जो नाराज होकर बैठा था
वो खिड़की के बाहर अपना सर निकाल कर चिल्लाने लगा, अरे कहाँ जा रहे हो, रुको हमारे लिए। पर बेचारे को आवाज किसी ने नहीं सुनी, तो उसने अपनी मुंडी घुमाकर कार के पीछे देखा, जहां कोई नहीं था। ये देखकर वो अंदर जाके अश्वत्थ से बोला, भाई भाई सभी बॉडीगार्ड्स और भाई लोग चले गए, हमें अकेला छोड़कर। ये सुनकर अश्वत्थ ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो अभी भी बिना किसी भाव के आर्यन को घूर रहा था। तो आर्यन अपना मुंह फुलाकर उसकी शिकायत करते हुए अनन्या से बोला, बेब मॉम, आपको पता है राठौर मेंशन में सब मुझे डांटते हैं और गुस्सा भी करते हैं। तभी भी देखो भाई मुझे वहां लेके जा रहे हैं। ये सुनकर अनन्या अजीब नजरों से अश्वत्थ को देखते हुए प्यार से आर्यन से बोली, लिटिल बेबी देवर, फिकर नॉट, क्योंकि सुपर बेब इज हियर। फिर उसने अपनी आलस भरी आवाज में कहा, भाई और लिटिल बेब, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। इतना कहते ही उसने अपना सर अश्वत्थ के कंधे पर रख दिया। उसकी इस हरकत से अश्वत्थ ने कस के अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए सर्द आवाज में कहा, तुम दोनों का इरादा कब तक ऐसे ही मेरे सीने पर बैठने का है? उसकी सर्द आवाज सुनकर अनन्या और आर्यन भले ही डर गए, पर उन दोनों में से कोई उठा नहीं, बल्कि दोनों अश्वत्थ से और चिपक गए। ये देखकर कंचन जी ने अश्वत्थ से पूछा, अश्वत्थ ये लड़की कौन है और तुम इसे अपने करीब आने से क्यों नहीं रोक रहे हो? तुम्हें तो लड़कियों के पास आना भी पसंद नहीं है ना? इतना कहकर वो अनन्या और आर्यन को घूरने लगी। इस वक्त उनकी आंखें इतनी डरावनी थी कि वो दोनों डर के मारे अश्वत्थ के ऊपर ही चढ़े जा रहे थे। वही अश्वत्थ ने गुस्से से दोनों को खुद से दूर किया, फिर अपनी चील जैसी नजरों से अपने पूरे परिवार को देखते हुए रौबदार आवाज में बोला, एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ और आप लोग उस शादी में बिल्कुल भी इनवाइटेड नहीं है, इसलिए प्लीज आप सब मुंह उठाकर मत आ जाएगा। इतना कहने के बाद वो अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गया। अश्वत्थ का स्टाइल ही कुछ ऐसा था कि वो सभी की बोलती बंद कर देता था। उसकी बात सुनकर सभी को ऐसा लग रहा था कि अश्वत्थ उन्हें बता काम और धमकी ज्यादा दे रहा है कि अगर कोई भी उसकी शादी में आया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। पर उसकी शादी वाली बात सुनकर कंचन जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अश्वत्थ से पूछा, अश्वत्थ तुम किससे शादी कर रहे हो? और हम तुम्हारे परिवार वाले हैं, तुम हमें ही शादी में नहीं बुलाना चाहते हो? अश्वत्थ ने उनकी किसी भी बातों का जवाब नहीं दिया। उसने तो अपनी माँ की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। तभी अश्वत्थ के दादाजी ने पूछा, अश्वत्थ तुमने कहा था कि तुम मुझे मेरी बहू से मिलवाओगे, तुम अपनी बात से ऐसे ही नहीं पलट सकते हो। इतना कहकर वो गुस्से से अश्वत्थ को घूरने लगे। दादाजी की बात सुनकर बाकी सब भी अश्वत्थ को क्यूरियस होकर देखने लगे। तो अश्वत्थ ने अनन्या की कमर को पकड़कर खुद से चिपकते हुए सभी से कहा, इनसे मिलिए, ये है मिसेज अनन्या अश्वत्थ सिंह राठौर, मेरी पत्नी। ये सुनकर जहां आर्यन, अहम, वेद, अगस्त, अंश और सभी बॉडीगार्ड्स खुश थे, वही राठौर फैमिली शॉक थी। सबसे पहले कंचन जी होश में आकर अश्वत्थ से दांत पीसते हुए बोली, अश्वत्थ क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम एक पागल लड़की से शादी कर रहे हो? ये तो मुझे देखने में ही बच्ची लग रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम एक समझदार लड़की से शादी करो जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ दे। उनकी बातों का जवाब देते हुए अश्वत्थ गुस्से से बोला, ओह तो मिसेज राठौर मेरे लिए एक समझदार लड़की चाहती है, पर अगर समझदार लड़की आप जैसी होती है तो मुझे नहीं चाहिए। इससे बेहतर तो मैं एक बच्ची और पागल लड़की से शादी कर लूं। इतना कहकर वो अनन्या के बालों को सहलाते हुए उसे नर्म भाव से देखने लगा। वही कंचन जी की आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने आगे कुछ भी कहा तो अश्वत्थ भड़क जाएगा और उन्हें अश्वत्थ के गुस्से से भी डर लगता था। वही अनन्या जो कब से सबको बातों को सुनकर रही थी, वो खुद के लिए पागल शब्द सुनकर नाराज हो गई। उसने कंचन जी से कहा, आंटी अनन्या को सब आता है, वो भी समझदार है और ये मैं साबित भी कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने सभी को देखते हुए पूछा, क्या आप सबको पता है कि हम सब पानी क्यों पीते हैं? बोलो बोली। तो अंश उछलते हुए बोला, मुझे पता है, मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें प्यास लगती है इसलिए हम पानी पीते हैं। उसका जब सुनकर अनन्या ने अपना सर न में हिला दिया। तो इस बार अहम बोला, क्योंकि हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है।
अहम का जवाब सुनकर भी अनन्या ने अपना सर नमे हिला दिया। तो अगस्त ने क्यूरियस होकर पूछा, बेब आप ही बता दो ना, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। उसके इतना कहते ही अनन्या ने बड़े ही घमंड से कहा, हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि हम पानी को खा नहीं सकते। तो अब आप लोगों को यकीन हो गया कि मैं भी समझदार हूँ। सिर्फ समझदार ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी हूँ, पर मैंने कभी भी घमंड नहीं किया। अनन्या के चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहाँ का घमंड झलक रहा था, जिसे देखकर अश्वत्थ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर उसने जल्दी ही उस मुस्कुराहट को छुपा लिया। पर कंचन जी ने अश्वत्थ की उस मुस्कुराहट को देख लिया था। उन्होंने अनन्या को देखते हुए मन में कहा, अगर ये लड़की मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। वही दादाजी और अश्वत्थ के डैड ने एक दूसरे को देखा। फिर दादाजी ने अश्वत्थ के डैड से कंफ्यूज होकर पूछा, ये अनन्या हमें पहचान क्यों नहीं रही है? वो तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो गेम जानती ही नहीं। उसकी बात का जवाब देते हुए अश्वत्थ के डैड बोले, डैड ये अच्छा ही है, कम से कम अब हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी। और वैसे भी मुझे ऐसी ही लड़ाकू और बदतमीज लड़की ही अश्वत्थ के लिए चाहिए थी ताकि वो अश्वत्थ का दिमाग ठिकाने लगा सके। दादाजी को भी अपने बेटे की बात सही लगी। उन्होंने फिर अश्वत्थ से खुश होकर कहा, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। वो इतना ही बोले थे कि अनन्या अपना हाथ उठाकर मुंह बनाते हुए बोली, पर मुझे एतराज है इस शादी से। आर्यन जो अभी तक चुप था, उसने अनन्या की बात सुनकर परेशान होकर उससे पूछा, लेकिन क्यों लिटिल बेब? मॉम प्लीज मेरे लिए शादी कर लो प्लीज। उसे इतना परेशान देखकर अनन्या उसे शांत कराते हुए बोली, अरे लिटिल बेबी देवर फिकर नॉट, मेरा आइटम मेरा ही रहेगा, वो तो मैं बस दहेज के बारे में बात करना चाहती हूँ। आर्यन से इतना कहकर उसने दादाजी से पूछा, सफेद बालों वाले सिंटा, तो बताइए इस शादी के लिए मुझे कितना दहेज मिलेगा? वैसे अगर आप अपना ये घर भी मुझे दे देंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके इतना कहते ही अश्वत्थ के डैड खांसते हुए बोले, ये हमारे घर का रिवाज है कि घर की बहू को शगुन के तौर पर हम कई सारे पैसे और प्रॉपर्टी देते हैं। ये सुनकर अनन्या एकदम से खड़ी होकर उछलते हुए बोली, ये मतलब शादी में फायदा है, चलो जल्दी से मेरी शादी करा दो। उसे इतना खुश देखकर वेद हंसते हुए अंश से बोला, मुझे यकीन डर है कि कहीं पैसे के लिए लिटिल बेब अश्वत्थ को ही न किसी दिन बेच दे। उसकी बात सुनकर सभी बॉयज चौंक गए, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें वेद की बात सही लग रही थी। अब तो वो सब अश्वत्थ को लेकर घबराने लगे थे। वही इनकी बातों से अनजान अश्वत्थ ने अचानक ही खड़े होकर अपनी ठंडी आवाज में कहा, बस बहुत हुआ, आप लोगों को अपनी बहू से मिलना था तो मैंने मिला दिया है। तो अब प्लीज मुझे परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है, और हाँ जिसे भी इस शादी से एतराज है उन लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता। सो इस शादी में आने की अपनी कृपा तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आप सबके खाने पीने या स्वागत करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इतना कहते ही वो वहां से जाने लगा। तो अनन्या ने मिठाई की एक प्लेट उठा ली और आर्यन के साथ बाहर जाने लगी। इस बीच आर्यन चुप ही था, क्योंकि उसे डर था कहीं उसके बोलने से घरवाले नाराज न हो जाए। आर्यन बाहर जा पाता उससे पहले ही कंचन जी उससे गुस्से में बोली, तुम आर्यन, बेहतर होगा अश्वत्थ से दूर रहो, वरना तुम किसी दिन उसे मार दोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले तुमने अपनी माँ को मार डाला था। उनकी इतनी कड़वी बातें सुनकर आर्यन के आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अश्वत्थ के बड़े पापा भी कंचन जी का साथ देते हुए बोले, मैं तो शुरू से हो बोल रहा था उसे अनाथाश्रम में छोड़ दो, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। इसके आगे वो कुछ बोलते उससे पहले ही अश्वत्थ ने उनका गला पकड़ लिया। इस वक्त अश्वत्थ किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी पकड़ को कसते हुए दांत पीस कर कहा, लगता है मेरा डर आप लोगों के अंदर से खत्म हो गया है, तभी तो मेरे बार बार मना करने पर भी आप लोग मेरे भाई को रुलाते हो। अश्वत्थ का ये रूप देखकर सभी सदमे में चले गए, पर अंश ने अपने डैड को बिल्कुल भी बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो भी आर्यन के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता था। उसे अपने फैमिली से ज्यादा अपने भाई लोग प्यारे थे। वही कंचन जी और बाकी सब मिलकर अश्वत्थ को उसके बड़े पापा से अलग करने की कोशिश कर रहे थे।
ये देखकर अश्वत्थ ने एक झटके से अपने बड़े पापा को छोड़कर गुस्से से वार्निंग देते हुए कहा, अगली बार मैं किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करूंगा। इतना कहते ही वो वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए थे। वही कार के अंदर अश्वत्थ अभी भी बेहद गुस्से में था और उसके बगल में अनन्या डरते हुए बैठी थी, जिसके कंधे पर आर्यन डर रखकर बैठा था। आर्यन के चेहरे पर इस वक्त सिर्फ दर्द था जो अश्वत्थ से देखा नहीं जा रहा था। तभी अश्वत्थ के सर पर अनन्या ने अपना हाथ रखा और उसके सर को अपने कंधे पर रख दिया। उसकी इस छोटी सी हरकत ने अश्वत्थ के दिल को छू लिया। उसका गुस्सा भी अचानक कहीं गायब हो गया और उसके चेहरे पर एक सुकून आ गया। अश्वत्थ का इनडायरेक्ट लव कन्फेशन। इस वक्त अश्वत्थ अपने रूम में बैठा था। भले ही वो ऊपर से शांत लग रहा था, पर उसका मन अंदर से पूरी तरह अशांत था। वो इस वक्त दर्द और गुस्से से जल रहा था। अश्वत्थ बचपन से ही सबसे अलग रहना पसंद करता था, पर जब वो 5 साल का था तभी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, जिसके कारण वो अपनी माँ से नफरत करने लगा था। वो भले ही परिवार वालों के साथ रहता था, पर उसने सभी को खुद से और अपने दिल से दूर कर लिया था। अश्वत्थ कभी भी अपना दर्द किसी से नहीं बांटता है और ना ही वो अपने भाइयों और दोस्ती के सिवा ज्यादा किसी से बात कर है। यही कारण है कि उसे गुस्सा ज्यादा आता है। अश्वत्थ ने अपनी टाई को ढीला करते हुए कपबोर्ड से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। शावर के नीचे खड़े होकर उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगा, जहां आर्यन जमीन पर पड़ा रो रहा था और सभी राठौर फैमिली उसे गुस्से से देख रहे थे। तभी कंचन जी आर्यन के बालों को पकड़कर उसे घर से बाहर निकलते हुए गुस्से से बोली, आर्यन, तुम जैसे लड़के के लिए इस घर में कोई जगह नहीं गई, निकलो यहाँ से। कंचन जी काफी तेज चल रही थी, जिस कारण आर्यन को अपने नन्हे नन्हे पैरों से भागना पड़ रहा था। आर्यन रोते हुए कंचन जी से खुद को छोड़ने के लिए भी कह रहा था। आर्यन रोते हुए बोला, मम्मा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर कंचन जी तो जैसे पत्थर दिल हो गई थी, जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उन्होंने बाहर जाकर आर्यन को जमीन पर पटक दिया और फिर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हें मार जाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ मर गई। और हाँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। वही कंचन ने आर्यन को इतनी तेज से जमीन में पटका था कि छोटे आर्यन को चोट लग गई और वो जोर से चीखा, आह भाई बचाओ भाई ई। आर्यन की चीख सुनकर अश्वत्थ होश में आया और उसने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल पड़ चुकी थी। अगर अश्वत्थ को कोई इस वक्त देख लेता तो पक्का डर के मारे बेहोश हो जाता, क्योंकि एक तो उसकी आंखें लाल थी, ऊपर से शावर के गिरते पानी के कारण उसके बाल आगे आ गए थे जिनसे पानी टपक रहा था, और उसका सख्त चेहरा उसे और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। अश्वत्थ ने कांच के वाल पर गुस्से से एक मुक्का मरते हुए कहा, मेरी गैर मौजूदगी में जो कुछ भी मेरे भाई के साथ हुआ था उसे नई कभी नहीं भूलूंगा और ना ही मैं किसी को भूलने दूंगा। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। आधे घंटे बाद अश्वत्थ जैसे ही वॉशरूम का गेट खोलकर बाहर निकला तो अपने सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। वही अनन्या घूमते टहलते अश्वत्थ के रूम में आ गई थी। इस वक्त वो अश्वत्थ के बेड पर लेटकर खुद को रोल करके एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। उसकी ये हरकत देखकर अश्वत्थ जाकर बेड के पास खड़ा हो गया और घूर के अनन्या की हरकतों को देखने लगा। अभी अनन्या इस बार जिस साइड अश्वत्थ खड़ा था उधर ही खुद को रोल करते हुए आ रही थी, पर बदकिस्मती से वो इस बार जमीन पर गिर गई। ये देखकर एक पल के लिए अश्वत्थ के चेहरे के भाव बदल गए। वो जैसे ही अनन्या को उठाने वाला था वैसे ही उसकी बात सुनकर वो रुक गया। अनन्या ने गिरते ही अश्वत्थ को देख लिया था, इसलिए वो उस पर ही इल्जाम लगाते हुए बोली, आपने मुझे गिरा दिया, आप कितने बुरे हैं, मैं तो बस बेड को देख रही थी, पर आपसे ये देखा नहीं गया था, आपने मुझे धक्का दे दिया, आ हा। इतना कहकर वो अपना गला फाड़कर रोने लगी। वही उसकी बात सुनकर अश्वत्थ ने अपना इरादा बदल दिया। वो अब बिल्कुल भी इस रोनी लड़की की मदद नहीं करने वाला था जो उस पर झूठा इल्जाम लगा रही थी।
अश्वत्थ उसे इग्नोर करके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल सही करने लगा। वही अनन्या जो रो रही थी, जब उसे एहसास हुआ कि वो फालतू में ही रो रही है तो वह एकदम से चुप हो गई। फिर उसने अपनी पनीली आंखों से अश्वत्थ को देखा जो अपने बाल बना रहा था। ये देखकर वो गुस्से से उठी और अश्वत्थ को अपनी तरफ पलटकर गुस्से से बोली, मॉन्स्टर तुमने मुझे गिराया है, चलो मुझसे माफी मांगो वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हुआ। इतना कहकर वो अपना मुंह बनाने लगी तो अश्वत्थ उसे फिर से इग्नोर करके अपने बाल बनाने लगा। अब तो अनन्या सच में रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आप सच में बुरे हैं, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, तभी तो मुझसे पूछा भी नहीं कि कहीं मुझे चोट तो नहीं लगी। आप बुरे हैं, आपने मुझे रुलाया है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। वही उसकी बात सुनकर अश्वत्थ जो अपने बाल बना रहा था उसके हाथ अपनी जगह पर ही जम गए। वही अनन्या जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची वैसे ही एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। ये अश्वत्थ ही था जिसने अनन्या को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया था, क्योंकि वो अनन्या की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया था। अश्वत्थ ने अपना सर नीचे करके अनन्या का छोटा सा चेहरा देखा जो लाल पड़ चुका था, तो उसने तुरंत अनन्या के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसके आंखों को चूम लिया। अश्वत्थ के होठों को अपनी आंखों पर महसूस कर अनन्या की आंखें बंद हो गई। उसने कस के अश्वत्थ की शर्ट को पकड़ लिया। उसे ये एहसास बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसकी मां के मरने के बाद ये पहली बार था जब कोई उसे इतने प्यार से छू रहा था और उसे मारा भी नहीं था। अश्वत्थ ने अनन्या के दोनों आंखों को चूमने के बाद उसके गालों को भी चूम लिया। फिर उसने सुंदर चेहरे को देखने लगा। भले ही अश्वत्थ अनन्या को बिना किसी भाव के देख रहा था, पर उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था जो अश्वत्थ को अपने लफ्जों से बयां करना नहीं आता था। अनन्या को जैसे ही एहसास हुआ कि अश्वत्थ अब उसे किस नहीं कर रहा, तो वो अपनी आंखें खोलकर मुंह फुलाए हुए अश्वत्थ से बोली, आप ऐसे मुंह क्यों बनाए हुए हैं? क्या आप हंस नहीं सकते? क्या आप मुझको हंसा नहीं सकते? क्या आप हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं? क्या आप सबको और मुझे प्यार नहीं कर सकते? और वो इससे आगे बोलती, उससे पहले ही अश्वत्थ ने उसने होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। फिर कुछ देर उसे देखने के बाद अश्वत्थ ने उसके चेहरे को सहलाते हुए लो वॉइस में कहना शुरू किया, मैं मोहब्बत हूँ, मोहब्बत करके तो देख। मैं मोहब्बत न दूँ तो कहना, मैं मुस्कुराहट हूँ, मुझे हंसा कर तो देख। मैं न सजूं तेरे लबों पर तो कहना, मैं खुशबू हूँ, मुझे महसूस करके तो देख। न महकूं तेरे जिंदगी में तो कहना। इतना कहने के बाद अश्वत्थ की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। फिर उसने अनन्या का हाथ अपने सीने पर रख के आगे कहा, मैं दिल हूँ, मुझे सुनकर तो देख। न धड़कूं तेरे दिल में तो कहना। अश्वत्थ ने इनडायरेक्ट अपनी दिल की बात अनन्या के सामने रख दी थी। उसने आज तक कभी भी किसी से अपनी फीलिंग नहीं कही और न ही कभी अपनी मन की बात कही, पर आज उसने अनन्या को अपनी दिल की बात बताई थी। अश्वत्थ को पता था उसकी बातों को अनन्या का छोटा सा दिमाग नहीं समझ पाएगा, और हुआ भी यही। अश्वत्थ की बातें अनन्या को लोरी जैसी लग रही थी, जिसे सुनकर उसकी आंखें भरी होने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। ये देखकर अश्वत्थ के चेहरे के भाव नर्म हो गए। उसे अब खुद पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने ये सब कहा, जिसके कारण अनन्या का छोटा सा दिमाग हैंग होने लगा। अश्वत्थ जल्दी से अनन्या से दूर हो गया और फिर वो रूम से बाहर जाने लगा। उसके पीछे पीछे अनन्या भी बाहर चली गई। वही डाइनिंग टेबल पर आर्यन ने वेद, अहम, अगस्त और अंश का दिमाग खा लिया था, जिससे वो चारों परेशान हो गए थे। अहम गुस्से से आर्यन से बोला, ओए छोटे धूमकेतु, अपना मुंह अब बंद रखो, क्योंकि तेरी बेब मॉम यही कहीं फुदक रही होगी, समझे? अंश भी मुंह बनाते हुए बोला, और वैसे भी जब तक उसे प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती मुझे नहीं लगता वो यह से हिलेगी भी। तो उसकी हाँ में हाँ मिलाकर वेद भी बोला, बिल्कुल सही। इस अगर वो रैबिट उछलते हुए कहीं जाएगी भी तो वो तुझे भी अपने साथ लेकर जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। उन सभी को बातें सुनकर आर्यन के गाल लाल हो गए। वो शर्माते हुए बोला, अब मैं इतना प्यारा हूँ ही कि कोई भी मुझसे मिलने के बाद मुझे छोड़ना नहीं चाहेगा। उसके शर्माते हुए चेहरे को देखकर चारों लड़के हंसने लगे। तो अगस्त्य ने आर्यन का मजाक उड़ाते हुए कहा, आहा,
तो मेरा शर्मिला बंदर शर्मा रहा है, चलो अब इसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो शर्माती न हो, वरना अगर वो भी इसकी तरह शर्माएगी तो कैसे चलेगा। इतना कहने के बाद अगस्त और अंश एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसने लगे। तो आर्यन गुस्से से बोला, अगर तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं भाई को बता दूंगा। उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर रहम खांसते हुए बोला, अरे अरे कोई मत हंसो, मुझे मेरे आर्यन पर पूरा भरोसा है, वो खुद ही अपने लिए लड़की ढूंढ लेगा, वो भी ऐसी लड़की जो उसे प्रोटेक्ट करे और किसी को भी एक बार में मार गिरान की ताकत हो, उसमें बिल्कुल अश्वत्थ की तरह। इतना कहकर वो भी हंसने लगा तो आर्यन ने अपना मुंह फुला लिया। तभी वहां पर अश्वत्थ और अनन्या आ गए। अनन्या को देखते ही आर्यन सबकी शिकायत करते हुए बोला, बेब मॉम देखो ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर अनन्या अपनी आंखें छोटी करके सबको देखने लगी। फिर आर्यन के पास बैठकर बोली, बेबी देवर चिंता मत करो, जब इस घर में हमारा राज होगा तब हम इन्हें अपना नौकर बनाकर रखेंगे। ये सुनकर आर्यन खुश हो गया, पर उन चारों बॉयज के मुंह में तो खाना ही अटक गया। वहीं दूसरी तरफ एक घने जंगल के अंदर कई सारे काले कपड़े पहने लोग गन लेकर खड़े थे और उन सभी के बीचों बीच एक लड़की अपने हाथों में गन लेकर कुर्सी पर किसी क्वीन की तरह बैठी थी। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही डरावने भाव थे। उस लड़की के सामने ही एक 40 साल का आदमी घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज आज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उस आदमी के चिल्लाने से आज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बिना वक्त गवाए उस आदमी को गोली मार दी। फिर डरावनी मुस्कान के साथ बोली, आज कभी भी गद्दारों को माफ नहीं करती और कोई भी मुझे डराने की या दबाने की कोशिश करेगा तो उसे सिर्फ मौत ही मिलेगी। उसके इतना कहते ही एक आदमी आकर उससे बोला, अर्शी हमें अब चलना चाहिए। उसके इतना कहते ही अर्शी, जिसे वो आदमी आज कह रहा था, वो वहां से चली गई। ये है अर्शी जिसे लोग आज के नाम से जानते हैं। अर्शी की इस दूसरी पहचान यानी आज से पूरी दुनिया डरती है, क्योंकि वो एक हार्टलेस लड़की है। खासकर गलत काम करने वाले लोग ज्यादा डरते हैं।